जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे 1905 की रूस की क्रांति के कारण और परिणाम और जानेंगे कि इस क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे। पहले हम इस क्रांति के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि रूस में ज़ार यानी कि राजा को यहाँ पे ज़ार कहा जाता है। तो रूस में ज़ार की जो सत्ता थी ना, वो बहुत ज़्यादा निरंकुश थी। और इसी प्रकार से क्या हो कि कोई भी प्रजातांत्रिक संस्था जो थी ना, वो रूस में नहीं थी। फ्रांस की क्रांति के बाद रूस में उदारवादी और राष्ट्रवादी भावना तीव्रता से बढ़ने लग पड़ी। रूस में ही नहीं, अपितु पूरे यूरोप में ही बढ़ने लग पड़ी थी। रूस का तानाशाही राजा, जिसे जार भी कहा जाता है, तो जार जो था वो स्वयं की इच्छा को कानून कहता था और प्रशासन में घोर प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया था। यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि रूस के जो अलेक्जेंडर द्वितीय थे, उन्होंने सुधार भी किए काफ़ी सारे सुधारवादियों के प्रभाव में आकर। किंतु होता क्या है कि दासों को मुक्त तो किया गया, लेकिन सुधार केवल नाम मात्र के थे, उन्हें वापस गुलाम बना लिया गया। और इसी निरंकुशतापूर्वक वातावरण के कारण रूसी समाजवादियों ने क्रांति का प्रचार करना आरंभ कर दिया। और रूस में क्रांतिकारी गुप्त समितियां बननी शुरू हो गई, जिसमें हिंसा के द्वारा राज्य में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाने लगा था। अंत में अलेक्जेंडर द्वितीय, उनकी हत्या कर दी गई। 13 मार्च 1881 को एक आतंकवादियों के संगठन द्वारा बम फेंककर इनकी हत्या कर दी गई और इनकी जगह फिर इनके बेटे, जो उत्तराधिकारी थे इनके, अलेक्जेंडर तृतीय, वे शासन में आए, जो कि इनसे भी ज़्यादा प्रतिक्रियावादी नीति अपनाने वाले व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक भी कह सकते हैं। अब अलेक्जेंडर तृतीय ने अपने शासनकाल में उदारवादी नीति नहीं अपनाई, लेकिन इनके समय में रूस में औद्योगिक विकास तेज़ी से हो रहा था। और औद्योगिक विकास हो रहा था तो वहाँ पे श्रमिक आते थे, तो इसी प्रकार एक बड़ा श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आ गया था। ये श्रमिक क्या थे? अत्यधिक निर्धन थे और इन पर हो रहे अत्याचारों पर ये लोग आपस में बैठकर चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे, जिससे कि राजा के खिलाफ ये लोग आपस में बातचीत करके उसको हटाने का विचार व्यक्त करने लगे थे। अब अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि 1894 में उनका पुत्र निकोलस द्वितीय जार बनता है। निकोलस द्वितीय भी अपने पिता अलेक्जेंडर तृतीय की भांति ही तानाशाही व्यक्ति था, निरंकुश व्यक्ति था और बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। तो इन सभी से लोग परेशान भी थे। ये एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड अब तक हमने डिस्कस किया है, जिसमें दो चीज़ें और इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ कि रूस जापान युद्ध भी हो रहा था उस समय 1904 और 1905 में, जिसमें रूस की बुरी तरह से हार हो रही थी और वहाँ की प्रजा जो थी वो राजा से नाराज़ थी कि इतना बड़ा देश होके हम इतने छोटे से देश से हार रहे हैं। और प्रजा जो थी वो युद्ध चाहती भी नहीं थी, क्योंकि खेतों में काम करने वाले वैसे नहीं मिल रहे थे। ऊपर से जो थोड़े बहुत किसान थे भी, उन्हें सेना में भर्ती करके युद्ध में भेज दिया जा रहा था। अंत में क्या होता है कि इनकी जो ड्यूमा थी ना, जिसे पार्लियामेंट भी कह सकते हैं हम लोग आधुनिक रूप में, तो वे उसने कुछ सुधारवादी बदलाव करने का वचन दिया। किंतु होता क्या है कि इस वचन के आड़ में वे लोग क्रांतिकारियों को बुरी तरह से कुचल देते हैं और ये जो आंदोलन होता है, ये जो क्रांति होती है, ये असफल सिद्ध होती है। तो अब तक हमने जो पढ़ा ये सारा इसका बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि थी। अब हम देखेंगे कि 1905 की रूसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। पहला पॉइंट है हमारा, ज़ार की निरंकुश था। अब राजा ज़ार जो थे ना, अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस द्वितीय, इन लोगों से दुनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ये दोनों प्रशासन के सुधारों में कोई भी ध्यान नहीं देते थे और इनके द्वारा कहा गया कोई भी शब्द कानून के रूप में माना जाता था। यानी कि ये कुछ भी कह देते थे तो वो पत्थर की लकीर समझी जाती थी और उसे बदलना असंभव समझा जाता था। तो इस प्रकार से ये ज़बरदस्ती लोगों पर मनमाने ढंग से कानूनों को थोपते थे, जिसकी वजह से वहाँ की जनता ज़ार से परेशान हो गई थी। सेकंड पॉइंट है ज़ार की प्रतिक्रियावादी नीति। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ार जो थे वो अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते थे। रूस की जनता ने रूस के प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया, जिसके पीछे उन्होंने सुधारवादी आंदोलन भी चलाया, लेकिन उसको अत्यंत कठोरता से कुचल दिया गया और जार की शक्ति पूर्णतया रूस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी रूप से चलने लग पड़ी। थर्ड पॉइंट है कठोर दंड व्यवस्था। अब हुआ क्या कि ज़ार के समय में, जैसे कि हमने देखा कि अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे उनको तो बम से उड़ा दिया गया था, तो अलेक्जेंडर तृतीय और निकोलस द्वितीय जो थे ना, उनके बेटे और पोते, उन्होंने क्या किया कि इस समय में आतंकवादी प्रतिक्रिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उन्होंने
संदेह मात्र से ही मृत्युदंड देना शुरू कर दिया। अगर किसी पर थोड़ा सा संदेह भी है तो उसे मृत्युदंड तक दे दिया जाता था, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गई थी। और यहाँ तक कि अगर उसे बख्शने का कोई थोड़ा बहुत आसार होता भी था तो उसे साइबेरिया से निष्कासित कर दिया जाता था। वहाँ की जलवायु के हिसाब से इलाके को बांटा जाता है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है उस इलाके को। तो मतलब रूस से उसे निष्कासित कर दिया जाता था। तो ज़ार की कठोर दंड नीति के कारण लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों का भूमिहीन होना। अब इस क्रांति का कारण मुख्य रूप से किसान ही थे। जो अभिजात वर्ग था, जिसे अमीर वर्ग भी कहते हैं, तो उसके अधिकार में विशाल कृषि भूमि थी, किंतु जो छोटे किसान थे उनके पास ज़रा सी भी भूमि नहीं थी और ना ही ज़ार द्वारा कोई अनुदान दिया गया था, उनमें भूमि बांटी गई थी। तो क्रांतिकारियों के प्रचार से उनमें भी जागरूकता फैल गई थी और क्रांति के द्वारा वे भूमि प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है भ्रष्ट प्रशासन। प्रशासन इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो गया था कि आपको अगर नौकरी भी चाहिए होती थी तो वे लोग क्या कहते थे, आप हमें पैसे दीजिए और पद खरीद लीजिए। तो इस प्रकार से भ्रष्ट प्रशासन ने भी लोगों की आम जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी थी। अधिकारी कर वसूलने के नाम पर हफ्ता वसूली करने पर उतर आए थे, जो किसानों से और लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते थे और सारा अपनी जेब में रखते थे, जिसकी वजह से लोग इनसे परेशान हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की असंतुष्टि। अब ये भी एक क्रांति का मुख्य कारण था, किसान और श्रमिक। रूस में औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि बड़ी संख्या में मजदूर नगरों में एकत्रित होने लगे थे और उनका जीवन जो है वो आरक्षित और दयनीय होता जा रहा था। दूसरी तरफ औद्योगिक समस्याओं की ओर से सरकार उदासीन थी, यानी कि सरकार औद्योगिक समस्याओं की तरफ कोई भी तरह का सुधार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो श्रमिकों में समाजवादी विचारधारा तेज़ी से फैलने लग पड़ी। उन्हें संगठन बनाने या हड़ताल करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था और सरकार के दमन से उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है 1893 में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। होता क्या है कि कार्ल मार्क्स द्वारा अब एक किताब लिखी जाती है डास कैपिटल, जिसमें वो बात कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब शासन में राजाओं को हटा के, अमीरों को हटा के मजदूर वर्ग यहाँ पे शासन करेगा और सभी लोगों में समान संपत्ति बांट दी जाएगी, सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि मजदूरों का शासन होगा। ये उन्होंने बात की थी। तो इससे प्रभावित होकर इसी से 3 साल बाद यानी कि 1896 में जो सुधारवादी आंदोलन थे ना, वो रूस में तेज़ी पकड़ लेते हैं। तो लोग यहाँ पर शासन में परिवर्तन की मांग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रूसीकरण की नीति। अब होता क्या है कि रूस इतना बड़ा देश है तो बहुत सारी अलग अलग तरह की जातियाँ वहाँ पे रहती हैं, आज भी रहती हैं, पहले भी रहती थी। तो वहाँ पे जो दलित जातियाँ थी ना, फिन हो गई, पोल हो गई, इनके जैसी और छोटी छोटी जातियाँ जो थी वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी। और इन क्योंकि ये लोग असंतुष्ट थी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण, दमनकारी नीतियाँ थी सरकार की। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि उन पर जबरन रूसी भाषा थोपी जाती थी, उन्हें रूसी भाषा पढ़ने के लिए कहा जाता था और उन्हें रूस के धर्म अपनाने को कहा जाता था। यानी कि रूस अगर कैथोलिक धर्म का समर्थक है तो उसके अंदर रहने वाली अलग अलग जातियों के लोग अगर किसी और धर्म को भी मानते हैं तो उन्हें कहा जाता था कि आपको भी वही धर्म अपनाना पड़ेगा जो राजा अपनाता है। तो इस प्रकार से ना धार्मिक स्वतंत्रता थी उन्हें, और भाषा के रूप में भी उन्हें रूसी भाषा ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती थी। और छोटी जाति होने के कारण उन्हें तरह तरह के शोषण सहने पड़ते थे, तो लोग इनसे रुष्ट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1905 का रूस जापान युद्ध। अब 1904-05 में ना रूस और जापान में युद्ध चल रहा था और उसी समय की एक क्रांति है। तो करंटली क्या होता है कि खेतों में किसान तो थे ही नहीं, काम करने वाले तो वैसे ही बहुत कमी थी उनकी, और ऊपर से किसानों को बुलाकर उन्हें सैनिक बनाकर युद्ध में भेज दिया जा रहा था। तो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक तरफ राष्ट्र में खाद्य संकट सिर पर मंडरा रहा था, दूसरी तरफ युद्ध, और युद्ध में जापान द्वारा जीत हासिल कर ली गई थी, जिसके कारण रूसी लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे, क्योंकि इतना बड़ा रूस देश है और छोटे से जापान से हार गया। तो लोगों ने सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी, निरंकुश और अयोग्य सरकार के परिवर्तन की मांग करनी शुरू कर दी। जनता के कष्ट बढ़ते जा रहे थे और उन्हें केवल पुलिस का अत्याचार मिल रहा था। तो ये सब इस क्रांति के कारण थे। अब हम देखेंगे कि इस क्रांति के
क्या परिणाम निकले या फिर इस क्रांति के असफलता के क्या कारण रहे, दोनों एक ही बात है। लेकिन उससे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। रूस के इतिहास में खूनी रविवार एक काफ़ी बुरा दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज़ार ने सुधारवादियों के प्रभाव में आकर ये कह दिया था कि मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ, और ज़ार ने घोषणा भी कर दी इस बात की। लेकिन होता क्या है कि सुधार जो थे वो लोगों को संतुष्ट करने वाले नहीं थे, लोग असंतुष्ट थे। और अब इस आंदोलन में श्रमिक वर्ग भी जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस की राजधानी थी उस समय की, तो जनवरी 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल करने की घोषणा करते हैं सभी मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। अब होता क्या है कि जो श्रमिक वर्ग था ना वो उदारवादी थे, और उदारवादी व्यक्ति था एक, उनका फादर गेपन नाम था उसका, तो उसका प्रभाव इस संगठन पर था। तो 22 जनवरी 1905 को जो दिन संडे था, तो रविवार के दिन क्या होता है कि हज़ारों श्रमिक जुलूस निकालते हैं, जिसमें सैकड़ों स्त्रियां भी मौजूद होती हैं, बच्चे भी मौजूद होते हैं। तो ये लोग हड़ताल करते हुए जैसे ही जार के शीतकालीन महल के बाहर पहुंचते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पे वो लोग जुलूस लगाते हैं। अब वो जो श्रमिक वहाँ बैठे हुए थे, श्रमिक निशस्त्र थे, और जुलूस जो था वो शांतिपूर्वक चलाया जा रहा था, अनुशासन से चलाया जा रहा था, अनुशासित जुलूस था। लेकिन होता क्या है कि महल के सामने बैठे मैदान में गेपन, जो पादरी गेपन था, उसी के प्रभाव में तो ये सैनिक संगठन आया था, श्रमिक संगठन यहाँ पे पहुँचा था। उदारवादी था ना वो। लेकिन होता क्या है कि गेपन के आदेशों पर सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, यानी कि गेपन ने धोखा दिया, जो उनका लीडर था उसने धोखा दिया। तो गेपन के आदेश पर सैनिकों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, प्रदर्शनकारियों की लाशें बिछ गई। तो इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, और इसी घटना के कारण क्रांति आरंभ हुई। तो अब तक हमने इस क्रांति के कारण देखे और तत्कालिक कारण को भी जाना, लेकिन ये असफल रही, तो इसकी असफलता के कारणों को भी देखेंगे। यानी कि इसके प्रभाव तो कुछ खास पड़े ही नहीं, लेकिन असफल रही, तो असफलता के क्या कारण थे वो जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि क्रांतिकारी जो थे वो रूस के सैनिक तंत्र को दुर्बल नहीं कर पाए। रूस का सैनिक तंत्र अभी भी वैसा का वैसा मजबूत था जैसा वो क्रांति से पहले था। तो क्रांति के दौरान भी वह कमज़ोर नहीं हुआ। तो उनके सैनिक तंत्र ने क्या किया, क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिसकी वजह से क्रांतिकारी अपने कार्य को सिद्ध करने में असफल रहे। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। पहले जापान के साथ युद्ध हो रहा था, सैनिक वहाँ उलझे हुए थे, तो ज़ार ने सुधार की घोषणा भी कर दी थी, क्रांतिकारियों को अपने वश में करने का प्रयास किया था। लेकिन होता क्या है, जैसे ही युद्ध वहाँ ख़त्म हुआ, सैनिक वापस लौटे, तो उन्हें धोखे से बुला के उन पर आक्रमण कर दिया और इस क्रांति को पूर्णतः विफल कर दिया। तो ये ज़ार की एक चाल थी, सुधारवादी नीति को अपनाना बीच में। आगे हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उद्देश्य जो थे ना वो अलग अलग थे, इनमें एकता नहीं थी। ये लोग राजा के खिलाफ विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उद्देश्य एक ना होने के कारण आंदोलन में एकता का अभाव हो गया और आंदोलन विफल हो गया। राजनीतिक दलों के अलावा हमें समाज में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। विभिन्न वर्गों के अपने अपने उद्देश्य थे। कृषक जो थे वो स्वयं के लिए कार्य करना चाहते थे। किसानों के अलावा हम देखते हैं मजदूर वर्ग जो था वो स्वयं की जगह चाहता था ड्यूमा में, ड्यूमा यानी कि उनकी पार्लियामेंट में, संसद में। इस आंदोलन में जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी नागरिक थे, वे संविधान और नागरिक अधिकारों में रुचि रखते थे, लेकिन श्रमिक और किसानों को इनसे कोई मतलब नहीं था। आगे हमें एक और कारण देखने को मिलता है कि मध्यम वर्ग का किसानों के हिंसा करने से पीछे हट जाना। कैसे? क्योंकि क्रांति के दौरान श्रमिक और जो कृषक थे, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हिंसक रूप ले चुके थे। इनके हिंसक रूप को देखते हुए समाज का जो मध्यम वर्ग था ना वो क्रांति से विमुख होने लगा था। आज जो रूस की राजधानी है मॉस्को, तो मॉस्को के श्रमिकों पर बोल्शेविकों का प्रभाव था। बोल्शेविक वहाँ की एक पार्टी थी, उनकी विचारधारा का श्रमिकों पर प्रभाव था, जिसका संघर्ष सैनिकों के साथ होने लग पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रामों में किसानों की लूट और हिंसा के कारण भी क्रांति पर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक चलती है ना, तो उसे कुचलने का टाइम मिल जाता है और कई सारे रीजंस भी मिल जाते हैं उसे बुरी तरह से दबाने के लिए, और आपके पास नई नई ट्रिक्स भी आ जाती हैं। तो होता क्या है कि
क्रांति को चलते हुए 1 साल तो हो गया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया था एक्चुअली। तो इससे जनता में उदासीनता फैलने लग पड़ी थी, लोगों ने अब क्रांति में रुचि लेना बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ रूस जैसे विशाल देश में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समन्वय रख पाना, तालमेल रख पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन था। और अंत में क्या होता है, जनता अब ड्यूमा जो है, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, तो उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये क्रांति कमज़ोर पड़ने लग जाती है। लास्ट में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जो सरकार थी ना, उसे विदेशी ऋण मिलना आसान हो गया था। देश में तो फसल हो नहीं रही थी, ना ही लोग टैक्स दे पा रहे थे, कुछ भी। देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी राजा को क्या था, विदेश से ऋण मिल गया, जिसकी वजह से वो और उसका जो शासन तंत्र था वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया और उसे कुचलना क्रांतिकारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ज़्यादा ऋण मिलने की वजह से क्या हुआ कि सरकार का मनोबल जो है वो ऊंचा उठ गया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी सुदृढ़ता आई और फ्रांस जैसे देश जो थे वो उसके मित्र बन गए और उसको देखते देखते इंग्लैंड से भी उसकी मित्रतापूर्वक समझौते होने स्थापित हो गए थे। तो ये थे 1905 की रूसी क्रांति के कारण और उसकी विफलता के क्या कारण रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1905 की क्रांति एग्ज़ाम्स में इतनी नहीं पूछी जाती जितनी 1917 की क्रांति पूछी जाती है, किंतु फिर भी हमारा फ़र्ज़ था कि हम 1905 की क्रांति को भी पढ़ें, क्योंकि आगे चलकर 1905 की क्रांति के जो कारण थे हमने पढ़े हैं, वही कारण 1917 की क्रांति में आ जाएंगे। और जब क्रांतियों की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की क्रांति जो हमने पढ़ी थी उसमें भी लगभग सेम ही कारण थे। निरंकुश राजतंत्र था, प्रजा उनसे परेशान थी, प्रजा के हाल बुरे बुरे थे, वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ऋण बहुत ज़्यादा लगा रखा था, प्रतिक्रियावादी नीति से लोग परेशान थे। तो कारण जो है वो सारे के सारे सेम ही आते हैं। आज हमने जितना भी पढ़ा उसमें खूनी रविवार के बारे में आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट में 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।